हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से 10th क्लास का अध्याय 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के सेकेंड पार्ट में। तो इससे पहले वाला फर्स्ट पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वह जहां से जाकर के आप देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे से कर लीजिए, ताकि ऐसे ही 10th क्लास के नोट्स और क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन हम लोग इससे पीछे वाला चैप्टर में पढ़े थे, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, किस प्रकार से कार्य करता है। तो उसी चीज को मैं थोड़ा सा इसमें भी पढ़ूंगा। तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो प्रिज्म में अपवर्तन के पश्चात पहले पृष्ठ से प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तथा दूसरे पृष्ठ में जब प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। तो इससे पहले वाला चैप्टर में मैं बताया था किस प्रकार से कांच का स्लैब था। ठीक है स्टूडेंट, तो जब वायु से कांच में प्रवेश करता था तो अभिलंब की तरफ झुक जाता था, लेकिन इसका रास्ता किधर है, इधर है। लेकिन ये क्या करता था, अभिलंब की तरफ में झुक जाता था। और जब ये फिर से वायु में प्रवेश करता था तो इसका अभिलंब तो ऐसे यहाँ पे है और ये तो इधर जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, इधर चला जाता है, मतलब कि अभिलंब से दूर हट जाता है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि प्रिज्म में भी इसी प्रकार से होता है। देखिए फोटो को आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ से प्रकाश का पुंज यहाँ पे प्रिज्म में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद ये तो हमारा सघन माध्यम है, विरल माध्यम हमारा वायु है। तो सघन माध्यम में जाने के साथ ही क्या है, ये हमारा लंब है। देखिए ये लंब है, तो लंब की ओर मुड़ गया, जबकि जाना किधर जा चाहिए था, इधर। तो इधर न जा करके इधर मुड़ गया। उसके बाद जब वह फिर से वायु में निकलती है, प्रिज्म से वापस वायु में जाती है विरल माध्यम में, तो क्या होता है, इसका अभिलंब कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अभिलंब से दूर हट जाती है, इसका रास्ता इधर जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इधर न जा करके क्या करती है, इधर मुड़ जाती है। तो इसी को हम लोग प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसमें हमारा बहुत सारे कोण बनते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। चलिए मैं देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रिज्म कोण, दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। मतलब देखिए, देखिए ये प्रिज्म है, तो एक पार्श्व ये हुआ, एक पार्श्व ये हुआ, तो ये जो हमारा बना, ये हमारा प्रिज्म कोण कहलाता है। ये जो बन रहा है ये हमारा प्रिज्म कोण है, ये हमारा प्रिज्म कोण है। तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। उसके बाद हमारा एक और टॉपिक है विचलन कोण। तो विचलन कोण किसको कहेंगे, देखिए विचलन कोण किसको कहेंगे, जो प्रकाश का डायरेक्शन था उसमें कितना डिग्री का कमी आया है या कितना डिग्री का मुड़ाव आया है, उसी को हम लोग कहते हैं विचलन कोण। निर्गत किरण वो जब प्रिज्म से बाहर निकलती है तो उसका और इसका, निर्गत किरण और जो बाहर निकली अपवर्तन किरण, दोनों के बीच में जो हमारा यहाँ पे कोण बनता है उसी को विचलन कोण कहते हैं। तो अपवर्तन किरण पीई की दिशा में एक कोण बनती है, इसे विचलन कोण कहते हैं, जिसको डी से हम लोग सूचित करते हैं। उसके बाद हमारा है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो अगर यदि हम प्रिज्म में प्रकाश की पुंज को अगर हम प्रवाहित करते हैं तो अपवर्तन के फलस्वरूप हमारा क्या है, प्रकाश, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है और सातों रंग अच्छे से हम लोगों को विजिबल भी हो पाते हैं। तो जिस प्रकार से आप लोग देखते होंगे कि बरसात के मौसम में पानी गिरने के बाद में क्या होता है, आप लोगों को इंद्रधनुष नजर आता होगा। तो इसी प्रकार से हमारा प्रिज्म भी है, उसमें हमारा वर्ण विक्षेपण होता है। तो चलिए मैं बारी बारी से सब समझाता हूँ। तो हमारा सबसे पहले है, जब हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश, ठीक है, श्वेत प्रकाश को कहते हैं जो सूर्य से डायरेक्टली हम लोगों को मिल रहा है। श्वेत प्रकाश में हमारा 7 रंग होते हैं और वही 7 रंग मिल करके हमारा श्वेत प्रकाश का निर्माण करते हैं। को विक्षेपित करेंगे तो श्वेत प्रकाश वर्णों में विभक्त हो जाता है। तो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को विक्षेपित करने पर हमारा वर्णों में विभक्त हो जाता है।
अलग अलग रंगों का विक्षेपण अलग अलग होता है, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो सातों का सातों रंग का अलग अलग वर्ण विक्षेपण होता है, सभी का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, इसलिए वह अलग अलग दिखाई पड़ता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं, देखिए, प्रकाश का वर्ण की पट्टी के रूप में विक्षेपण होता है। इस यवयवी वर्ण के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। देखिए, मैं आप लोगों को चित्र के द्वारा समझा देता हूँ। देखिए, इस प्रकार से हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में क्या करेंगे, भेजेंगे। तो उसके बाद में जब हमारा यहाँ पे अपवर्तन का क्रिया होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, तो हमारा श्वेत प्रकाश से क्या करेगा, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा, और फिर से जब वायु में निकलेगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, और दूर हटने के क्रम में अलग अलग वर्णों का अलग अलग हमारा तरंगदैर्घ्य होता है, अलग अलग वर्ण विक्षेपण होता है, जिसके फलस्वरूप हमारा अलग अलग रंग इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। सबसे ऊपर में हमारा लाल होता है, सबसे नीचे में बैगनी कलर होता है, इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट, देखिए, तो इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहेंगे। यही जो हमारा बन रहा है, इसको, इस बैंड को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है स्टूडेंट, प्रिज्म में दिखाई देने वाला वर्णों का क्रम। ठीक है, वर्ण मतलब रंगों का क्रम। तो किस प्रकार से रंग बनते हैं, सबसे पहला रंग हमारा है बैगनी, जिसको हम लोग इंग्लिश में वायलेट कहते हैं, जामुनी इंडिगो, नीला ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो, उसके बाद है नारंगी ऑरेंज, और लाल का रेड। ठीक है, तो ये 7 रंग हम लोगों को बारी बारी से बनते हैं स्पेक्ट्रम में। तो देखिए, तो सबसे पहला हमारा रंग जो है वो हमारा क्या है, बैगनी है। बैगनी के बाद हमारा जो बनेगा इंडिगो बनेगा, उसके बाद नीला बनेगा, उसके बाद हरा बनेगा, उसके बाद पीला, नारंगी और लाल बनेगा। इस प्रकार से 7 रंग बनेंगे। तो इसको याद रखने का ट्रिक हमारा जो दिया गया है वो है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश के वर्णों को याद करने के लिए क्या है, विब ग्योर। ठीक है, विब ग्योर, इससे हमारा वायलेट हो जाता है, इंडिगो हो जाता है, उसके बाद हमारा ब्लू हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, येलो, ऑरेंज और रेड। इस प्रकार से हमारा हो जाता है। और उसी को अगर हम लोग हिंदी में याद करना चाहते हैं तो बैजानी आहपी नाला, ये हमारा ट्रिक है। तो बै से बैगनी, ज से जामुनी, न से नीला, उसके बाद हमारा ह से हरा, पी से पीला, न से नारंगी, ल से लाल। इस प्रकार से हमारा 7 वर्ण बनते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, आइजक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच का प्रिज्म का उपयोग किया था। तो ये हम लोगों का VVI क्वेश्चन है, और 1 नंबर में आप लोगों से पूछा जाएगा कि प्रिज्म का प्रयोग श्वेत प्रकाश को 7 वर्णों में बांटने के लिए सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो आइजक न्यूटन ने प्रयोग किया था। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हमारा है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष किसको कहते हैं स्टूडेंट, वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कण जो है वो दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम को इंद्रधनुष कहते हैं। तो हमारा जल के कण क्या होते हैं, वर्षा होने के बाद कुछ कुछ वायुमंडल में तैरते रहते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग करते रहते हैं। तो जब फ्लोटिंग करते रहेंगे इस प्रकार से बहुत सारे वर्षा के कण क्या है, बूंदे क्या है, फ्लोटिंग करते रहते हैं, जो कि एक तरह से प्रिज्म की भांति कार्य करने लगते हैं। तो जब भी इसके ऊपर से हमारा सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ता है, तो सूर्य के प्रकाश पड़ने के बाद हमारा अपवर्तन की क्रिया होता है और 7 वर्णों का विक्षेपण होता है, जिसको हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। जब वर्षा होती है तो जल के बूंदे वायुमंडल में उपस्थित रह जाते हैं, एवं वर्षा के तुरंत बाद धूप निकलता है तो जल की बूंदें कांच के प्रिज्म की भांति कार्य करने लगते हैं, एवं वर्षा की बूंदें सूर्य के प्रकाश का परिक्षेपण करने लगते हैं, जिससे हमारा इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका इंद्रधनुष आप लोग देखे होंगे। तो इंद्रधनुष जो बनता है वो किस प्रकार से बनता है स्टूडेंट, इस प्रकार से 7 वर्ण बनता है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना करके आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से। तो सबसे नीचे जो हमारा रहेगा वो रहेगा बैगनी, उसके बाद सबसे ऊपर में रहेगा लाल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इंद्रधनुष बनता है।
आप लोगों को मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा स्क्रीनशॉट। तो देखिए नोट में मैंने लिखा है इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है, सूर्य जिस दिशा में उगा हुआ है उसके विपरीत दिशा में इंद्रधनुष सदैव बनता है। क्यों बनता है कि देखिए यहाँ पे हमारा सूर्य है, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। तो यहाँ से जब वर्षा के बूंद में सूर्य का किरण पड़ेगा तो ये हमारा प्रिज्म की भांति कार्य करेगा, और वर्ण विक्षेपण जब ये फिर से करेगा तो इस प्रकार से हमारा स्पेक्ट्रम बनाएगा, जिसमें सबसे नीचे हमारा ब्लू दिख रहा है और हमारा रेड है, इसके बीच में और भी कलर होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है, जो हम लोग को इंद्रधनुष के रूप में दिखाई पड़ता है। अब हम आगे पढ़ते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। आग या भट्ठी अथवा किसी ऊष्मीय विकिरक के ऊपर उठती गर्म वायु गर्म होती है। क्या? तो जो भी भट्ठा के द्वारा या किसी प्रकार से आग लगने के द्वारा, है ना, या ऊष्मीय विकिरक के द्वारा जब आग के लपटे या गर्म वायु ऊपर जाती है, तो ऊपर जाती है तो ये तो हमारा गर्म वायु होती है, ठीक है, गर्म होती है। और वह ऊपर जाती है तो ऊपर के ठंडी वायु, ऊपर में क्या होता है हमारा स्टूडेंट, ठंडी वायु होता है। तो ऊपर में ठंडी वायु से टकराती है, जिससे हमें झिलमिलाती हुई प्रतीत होती है। तो ये गर्म वायु ठंडी वायु से जाकर के जब मिलती है तो हम लोगों को झिलमिलाती हुई प्रतीत होती है। मतलब कि वह जो गर्म वायु है उसका कण दूर दूर है, वो आयनित है, और वह ठंडा जल के साथ में मिलेंगे तो उसको क्या करते हैं, गर्म करने लगते हैं। तो गर्म करने लगते हैं, इसीलिए क्या होता है, झिलमिलाती हुई प्रतीत होता है। ऐसा गर्म वायु हमेशा हल्का होता है। इससे वायु का अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा कम होने के कारण होती है। इसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो नीचे से हमारा जा रहा है गर्म हवा, ठीक है, जो कि हल्का होता है, ठीक है, और ऊपर में क्या है हमारा, ठंडी हवा है, ठंडी हवा जो कि क्या होता है, भारी होता है। और इसका जो अपवर्तनांक है वो क्या होता है, अधिक होता है, और इसका अपवर्तनांक कम होता है। तो कम अपवर्तनांक होने के कारण इसको क्या करता है, गर्म करने लगता है। तो गर्म करने के दरमियान हमारा झिलमिलाती हुई प्रतीत होती है, जो कि रात में आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमारा तारों का टिमटिमाना। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारों के प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो तारों का प्रकाश होता है अपने, तो सूर्य भी एक प्रकार क्या है, सूर्य भी हमारा तारा है। तो जितना भी तारा है वो सारे तो तारा है, और तारा के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तो तारों के पास अपना प्रकाश है। तो तारे क्या होते हैं, अपना प्रकाश जो छोड़ते हैं वो क्या होता है, रात के समय में सूर्य जब हमारा ढक जाता है तो उस समय क्या होता है, तारों का प्रकाश हमारा पृथ्वी के वातावरण में वायुमंडल में प्रवेश करती है। तो जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है तारों के पास अपना प्रकाश होता है। जब तारों का प्रकाश पुंज हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल का अपवर्तनांक अंतरिक्ष की अपेक्षा अधिक होता है। तो अब अंतरिक्ष में अपवर्तनांक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहां पे कण ही नहीं है। जहां पे किसी भी प्रकार का सूक्ष्म कण नहीं होंगे वहां पे प्रकाश दिखाई नहीं देता है। इसीलिए अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होने के कारण ही हमारा क्या है, काला दिखाई पड़ता है। तो आप मान सकते हैं कि वहां का जो अपवर्तनांक है नगण्य है, जिससे प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो एक तरह से कह सकते हैं वहां पे निर्वात होता है। और जब विरल माध्यम से सघन के माध्यम में जब हमारा प्रकाश प्रवेश करती है तो वह क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित हो जाती है तथा हमारे तारों की प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है और हमें तारा टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। देखिए आप लोगों को मैं इमेज के द्वारा समझा देता हूं।
देखिए, तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल तारा है, ये हमारा तारा है, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा तारा है। तो तारा यहाँ पे है और हम यहाँ पे खड़ा होकर देखते हैं। तो जब देखेंगे तो हमारा आँख का सीधा कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। और हमारा तारा यहाँ पे है। तो तारा से जो रोशनी हमारा वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है, उसको कहाँ जाना चाहिए था, इधर जाना था। लेकिन इसका जो अभिलंब कहाँ है, इस प्रकार से है। तो अभिलंब की तरफ में इस प्रकार से झुक जाती है। तो अभिलंब की तरफ जैसे ही झुका तो इसका स्थिति हमको कहाँ पे नजर आएगा, इसका स्थिति हमको यहाँ पे नजर आएगा, जबकि एक्चुअल में तारा यहाँ है। तो इसीलिए हम लोगों को टिमटिमाते हुए नजर आता है, ठीक है। कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, मतलब हर वक्त जो है वायुमंडलीय प्रेशर, हर तरह का चीजें बदलती रहती है, जिसके कारण हमको यहाँ पे ना होकर के यहाँ पे दिखाई देने लगती है। तो ऐसा बहुत सारे तारे रहते हैं, सभी को जब हम एक साथ देखते हैं तो टिमटिमाते नजर आते हैं। उसके बाद इसी प्रकार से हमारा है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लालिमा, ठीक है। तो लालिमा क्यों होता है हमारा सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, तो उसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए, आप लोग इसको नोट भी करते जाइएगा स्टूडेंट, क्योंकि यही नोट्स है और इसी से हमारा जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे, जितने भी सारे चैप्टर में क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे इसी से बनेंगे। तो मैं सारा का सारा नोट्स कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा, जो कि आप लोगों को दिसंबर से सीरीज चलेगा, जिसमें क्वेश्चन आंसर पूरा कवर करूंगा। तो देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। तो सूर्योदय जो एक्चुअल में होता है, उससे 2 मिनट पहले ही हम लोगों को क्या होता है कि हम लोगों को सूर्य दिखाई देने लगता है। तो सूर्य जब दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त से 2 मिनट के बाद भी जो सूर्य जो है वो डूब भी जाता है, उसके 2 मिनट बाद तक क्या होता है, सूर्य हम लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखाई देते रहता है, जिससे लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है। और लाल रंग का अपवर्तनांक कम होने के कारण लालिमा प्रतीत होता है। मतलब कहने का है, जब आप लोग प्रिज्म वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो प्रिज्म क्या है कि जो यहाँ पे प्रवेश करता है, तो जो नीला रंग है वो अपने अभिलंब की ओर अधिक झुक रहा था, और लाल जो है सो ऊपर में थोड़ा सा कम झुक रहा था। मतलब कहने का है कि लाल रंग का अपवर्तनांक कम है। तो जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। तो तरंग दैर्घ्य अधिक होता है लाल का, तो लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तो वो क्या होता है, वह फैलता कम है, ठीक है। तो फैलने की प्रवृत्ति लाल रंग में कम होता है, जिससे लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है, होने के कारण हमें लालिमा प्रतीत होती है। इसे रक्ताभ दिखाई देना भी कहते हैं। उसके बाद हमारा है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हमारे इसमें 2 टॉपिक हैं, टिंडल प्रवाह और एक है हमारा स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना, ठीक है। तो हम टिंडल प्रवाह पहले पढ़ते हैं। जब धुएं से भरे कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो धूल कण दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन धूल कणों को दृश्यमान बनाता है, ठीक है। तो आप लोग जब अंधेरे कमरे में जाएंगे, या पहले छान छप्पर वाला घर होता था, वहां पे आप घुसते होंगे तो देखते होंगे कि छानी के बीच में खपरा कहीं से अगर हट गया है तो यहाँ पे छिद्र बना हुआ है। तो यहाँ से जब यहाँ पे प्रकाश आएगा तो उसमें अगर धूल कण उड़ते हुए रहेंगे तो ये क्या है, प्रकाश के जो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बहुत सारे धूल कण आप लोगों को उड़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से यहाँ पे धूल कण क्या है, उड़ते हुए नजर आते हैं। तो उसी को टिंडल प्रवाह कहते हैं। देखिए, हम आगे पढ़ते हैं। जब किसी घने जंगल में, तो घने जंगल में भी आप जाते होंगे तो वहां पे देखते होंगे कि कहीं कहीं सूर्य का प्रकाश छन छन के नीचे आने लगता होगा, जिसको कि हम लोग कैनोपी के नाम से जाने जाते हैं और वितान भी कहते हैं। तो सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है। ये आप लोग 9 क्लास में भी पढ़े होंगे टिंडल प्रभाव को। तो टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, आप लोग 9 क्लास से ही परिचित होंगे। तो इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब मैं पढ़ाता हूं स्वच्छ आकाश का रंग नीला। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, नीले रंग की अपेक्षा अधिक होती है। कितना अधिक होती है, तो 1.8 गुना अधिक होती है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है
तो लाल रंग का फैलाव कम होता है तथा नीला रंग का फैलाव अधिक होता है। तो तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण क्या होता है, नीला रंग जो है अधिक मात्रा में फैलता है, क्योंकि वायुमंडलीय कण लाल रंग की अपेक्षा नीला रंग को अधिक प्रबलता से परिकीर्ण करते हैं। परिकीर्णन का मतलब होता है कि इसका फैलाव ज्यादा है, जिससे हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है। नोट में मैंने लिखा है स्टूडेंट, आकाश में यदि वायुमंडल नहीं होगा तो आकाश का रंग नीला नहीं काला दिखाई देने लगेगा। तो इसीलिए आप लोगों से क्वेश्चन एक और पूछता है, जो मैं क्वेश्चन आंसर में करवा दूंगा, कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई पड़ता है। तो इसलिए दिखाई पड़ता है कि वहां पे वायुमंडल नहीं है, और हमारा आकाश में क्या है, वायुमंडल है। हमारा पृथ्वी का जो लेयर जहां तक आकाश है वहां पे वायुमंडल है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।